हाय फ्रेंड्स, एनालिसिस उन स्टॉक्स की जाती है जो कि डिजर्व करते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला, ये वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट इस वीक के अंदर 4 आईपीओ आने वाले हैं। 14 जून को 2 आएंगे जो कि श्याम मेटालिक्स है और सोना कॉमस्टार। श्याम मेटालिक्स ये मेटल सेक्टर में फॉल करेगा जहां पे वो 35% का जो स्टेक है वो रिटेल कैटेगरी के लिए अलॉट कर रहे हैं, और सोना कॉमस्टार जो कि ऑटो एंसिलरीज वाला सेक्टर आता है इनका वाला, वो 10% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर को दे रहे हैं। मैं सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड 16 जून को और 2 आईपीओ आएंगे। पहला रहेगा डोडला, ये उनका सरनेम है जो कि प्रमोटर है, इसलिए उन्होंने अपने सरनेम से ये कंपनी का नाम रखा हुआ है। सो ये डोडला ये फॉल होता है डेयरी के अंदर, और इनका वाला जो ये है मतलब रिटेल कैटेगरी के लिए जो अलॉटमेंट रहेगा वो 35% का है। और एक किम्स हॉस्पिटल करके है, ठीक है, ये हॉस्पिटल सेक्टर में आएगा। इन्होंने अपना 10% का कोटा रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा हुआ है। मैं इन चारों आईपीओस के बारे में 4 वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ अदर देन क्वालिटी। ओके, सो ये चारों को जल्दी से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि ये चारों जो आईपीओस आ रहे हैं वो किस अकॉर्डिंगली है। जिनको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, आप 10% का लिस्टिंग गेन मान के चल सकते हैं। 10+ का आपको मिल सकता है, 10 हो गया, 15 हो गया, किसी में 5 भी मिल सकता है, किसी में 20 भी जा सकता है। तो जो लोगों को सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, क्वाइट पॉसिबल है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि किसी स्टॉक को हम लोग आईपीओ के टाइम से होल्ड करें, वो लोगों ने ये वीडियो को कंप्लीटली देखना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बहुत सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी कई वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो अप्रोच है आप वो वाला देखिए, शायद आपको ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसके फाइनेंशियल देखने से बेटर है उसका पर्पस क्या है वो देखिए, ठीक है, और वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, सबसे पहले वो चेक करिए। उसके बाद आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए। तो सारे आईपीओस का जो है मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव कवर करूंगा, उसके बाद फाइनेंशियल्स कवर करूंगा, ठीक है। सो डिसीजन आप खुद ब खुद लेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये सबसे पहला है श्याम मेटालिक्स का, राइट। सो यहाँ पे आप इसका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं कि रिपेमेंट ऑफ डेब्ट, ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। तो मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप का वर्डिंग हो गया कि ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इनका वाला रिपेमेंट ऑफ डेब्ट है। ओके, अभी ये सेकंड स्टॉक के ऊपर चलते हैं हम लोग, सेकंड आईपीओ के। इस सेकंड आईपीओ का भी आप पर्पस देख सकते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और रिपेमेंट ऑफ कंपनीज डेब्ट। ओके, थर्ड ए दोदला डेयरी का है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग। सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट है इनको, थोड़ा बहुत, मतलब ये छोटा मोटा हो सकता है अमाउंट, कुछ कंपनी के पास चला जाए एक्सपेंशन के लिए, कितना होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। और थर्ड है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, स्टैंडर्ड वर्डिंग। और फोर्थ जो किम्स है उसका वाला भी पर्पस देख सकते हैं आप, रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स अवेल्ड बाय इस पर्टिकुलर, मतलब किम्स हॉस्पिटलिटी का, या तो फिर उसकी जो सब्सिडरीज है, 2-3 जो उनके पास सब्सिडरीज है उनका वाला जो पेमेंट है, मतलब जो बोरोविंग लिया था उसका वाला रिपेमेंट के लिए, और यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है। तो चारों कंपनियों का भी पर्पस तो आपने जान लिया कि किस लिए ये आईपीओ के तरफ से पैसा कलेक्ट करें। आईपीओ इन द सेंस कि मार्केट से लोग पैसा उठाएंगे, राइट। सो पैसा किस लिए उठा रहे हैं कि इन्होंने जो कर्जा लिया था उसका भुगतान करने के लिए। क्या इसमें एक्सपेंशन का कुछ प्लान दिख रहा है आपको? अगर नहीं तो आपका 50% या 30% का एक डिसीजन हो गया कि आपको क्या करना है, ठीक है। अभी ये श्याम मेटालिक्स का आईपीओ का कुछ डिटेल्स है, मैं बाकी की चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जनरली आप देखिए, यहाँ पे फ्रेश इशू जो दिख रहा है ना आपको, राइट। फ्रेश इशू क्या है? ये जो पैसा आ रहा है ना, ये जाएगा कंपनी के पास ताकि कंपनी का कुछ भी प्लानिंग है तो वो कंपनी यूज कर सकती है। सेकंड जाएगा ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या है? ये इसके जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये पैसा जिसने कंपनी शुरू की थी उसके पास जाएगा, ना कि कंपनी के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अमाउंट देखेंगे तो फ्रेश इशू में 657 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल 252 करोड़ का। यानी इस अकेले स्टॉक में हमें ऐसे दिख रहा है कि मतलब फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि श्याम मेटालिक्स को थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाए। क्यों? क्योंकि इनका पर्पस थोड़ा बहुत ठीक लगता है। अभी क्या श्याम मेटालिक्स से अच्छे अच्छे कंपनी अवेलेबल है मार्केट में, तो जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, क्योंकि मेटल सेक्टर में काम करने वाला, ऐसे कई सारे आपको पीयर्स इसके वाले मिल जाएंगे जो कि वेल एस्टेब्लिश है और जिनका फाइनेंशियल इससे काफी अच्छा आएगा, ठीक है। अभी ये जिस मार्केट में जिस टाइम पे आ रहा है ना, उस टाइम पे इनको वैल्यूएशंस काफी अच्छा मिलेगा, नो डाउट। वैल्यूएशंस इन द सेंस कि हायर प्राइस पे ही लिस्ट होगा, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉफिट, या तो फिर अटकने का चांसेस है, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड कंपनी की तरफ चलेंगे और वहां पे भी देखेंगे कि इनका वाला फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का क्या रेशियो है। ये सोना कॉमस्टार का आईपीओ डिटेल्स है, राइट। यहाँ पे फ्रेश इशू देखिए
300 करोड़ का है सिर्फ फ्रेश इशू, जो कि 300 करोड़ कंपनी के पास चला जाएगा, जो भी मतलब कॉर्पोरेट पर्पस और जो बोला था उसके लिए रिपेमेंट के लिए, ठीक है। ऑफर फॉर सेल मतलब 300 करोड़ जाएगा ना, उसी से रिपेमेंट होगा। ये ऑफर फॉर सेल क्या है, ये पैसा प्रमोटर के जेब में जाएगा और वहां से कुछ भी कंपनी का जो बोरोइंग है उसके अंदर कुछ भी आने वाला नहीं है। मतलब कंपनी के ऊपर जितना भी डेप्ट है वो 300 करोड़ से निकाला जाएगा, ना कि 5250 करोड़। यानी इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जिन्होंने शुरू की थी उनको लग सकता है कि ठीक है यार अभी अच्छा खासा वैल्यूएशन हमें मिल सकता है, हम लोग लिस्ट हो जाते हैं और हम लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं, फिर कंपनी जैसे भी चले, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, मतलब ओनली 300 करोड़ फ्रेश इशू है और 5250 करोड़ का आपको ऑफर फॉर सेल मिल रहा है, ठीक है। अभी थर्ड कंपनी की तरफ चलेंगे। यहाँ पे भी आप फ्रेश इशू का देख सकते हैं, ओनली 50 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, जो कि लोन का रिपेमेंट होगा, कुछ उनका वाला जो भी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए, उसके लिए थोड़ा बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो लोग पैसा लगा सकते हैं, कुछ लोन के लिए लगाएंगे और बाकी अगर बचा कुछ तो रखेंगे। 470 करोड़ का जो है सेल कर रहे हैं सीधा सीधा प्रमोटर अपने पास, मतलब 470 करोड़ उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा प्रमोटर के पास, और ये पैसा वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो अपने कंपनी से खुद निकाल रहे तो दोबारा से थोड़ी ना खुद उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो कहीं और पे वो कुछ एक्सपेंशन वगैरह का या फिर जो भी नया उनका वाला है वहां पे कुछ प्लान कर सकते हैं, या तो फिर वो अपने पास पैसा रख सकते हैं, लेकिन इस कंपनी से वो कुछ हद तक एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। ये डिटेल्स है किम्स का, ठीक है, किम्स आईपीओ डिटेल। यहाँ पे फ्रेश इशू देखिए ओनली 200 करोड़ और इसका वाला मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अमाउंट ऑफर फॉर सेल, जो कि प्रमोटर के जेब में जाएगा। अभी 200 करोड़ जो है उसी में कंपनी जो है वो बोरोइंग जो लिया है उसको रिपे करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो कि एक स्टैंडर्ड वर्डिंग है उसके लिए यूज करेगा। अभी मुझे बताइए कि किस कंपनी ने ऑब्जेक्टिव अच्छा रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव किसी का सही नहीं है और अगर आपको ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल ये अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है ये रेशियो, तो आपका डिसीजन अभी 60-70% हो गया। अभी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। और हाँ, उसके साथ साथ जो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होती है, वो कोई भी कंपनी अपना वाला जो वीकनेस है वो तो प्रेजेंट करेगी नहीं, जो भी है मतलब कंपनी अच्छा ही प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब सामने वाले को जो इन्वेस्टर है उसको अच्छा लगेगा तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा ना। तो यहाँ पे जो भी है वो हर कंपनी अच्छा पॉइंट देगी, तो आपको ये पढ़ के थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक है इसमें काम करेगी उसमें काम करेगी, तो थोड़ा सा वो केयरफुली, क्योंकि हर कंपनी अच्छा ही प्रेजेंट करने वाली है, आपको उसको माइंड में रखना है। फिर इसके बाद जो हमारा अभी 60% के आसपास का डिसीजन हो गया, उसके बाद अगर कुछ करना है तो 10-20% का डिसीजन हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो डिटेल्स है ये श्याम मेटालिक्स का है, ठीक है। तो 528 करोड़ का इनका वाला ओवरऑल प्रॉफिट था 31 मार्च 2018 में, जो कि बढ़ के हुआ था 636 करोड़ का, और उसके बाद मार्च 2020 में कोविड की वजह से डिप मिला इनको, तो ये ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर था उसके हाफ ही हो गया 340 करोड़ के आसपास, और इस साल भी कंपनी के ऊपर काफी अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है 9 मंथ या 6 मंथ वाला डेटा है, जो कि मतलब कंपनी ने अच्छा खासा प्रेजेंट किया है, जो कि 456 करोड़ का निकल के आता है। तो ये श्याम मेटालिक्स ओवरऑल थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पेयर कंपेरिजन अगर देखिए हम लोग, ठीक है, तो काफ़ी सारे बड़े नाम निकल के आते हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, सेल हो गया, और भी कई सारे मेटालिक कंपनी है। और जनरली जो भी आप IPO के टाइम से लीजिए ना, तो अच्छे खासी कंपनी लीजिए जो कि मतलब ओवर द लॉन्ग ईयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे, ठीक है। तो मेटल सेक्टर जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, इसीलिए इसको मैं अवॉइड करने की सजेशन दूंगा। फाइनल डिसीजन आप अपना ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने फैक्ट बेसिस पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, वहां से आप अपना डिसीजन लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कंपटीशन इस कंपनी का किसके साथ होने वाला है, वो कंपनियां क्या अच्छी है, क्या वेल प्लेस्ड है, उनका वैल्यूएशंस कैसे निकल के आ रहा है, और क्या कंपनी ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग रहेगी, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स ऐसे जिसमें हम लोग ट्रस्ट करके आगे एक अच्छा खासा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का अगर आंसर आपका वाला अगर ना है तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला अभी ये वाला श्याम मेटालिक्स का रिव्यू हो गया, ठीक है। इसको भी आपके साथ, आपको इस कंपनी को पेयर कंपटीटर्स जो है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने 2-3 जाने माने नाम आपको बता दिए, सो आप उसके बेसिस पे ये करिए। और सबसे लास्ट में मैं आपको कब ओपन होने वाला है, क्या होने वाला है, सो उसका वाला एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मेरा भी और आपका भी। सेकंड कंपनी आ जाता है सोना कॉमस्टार, ओके। अगर इनके फाइनेंशियल्स अगर हम लोग देखें तो इनका वाला जो 2019 में जो रेवेन्यू निकल के आया था वो 173 करोड़ का आया था, और 2020 में 360, और 2021 में इनका सेल्स अफेक्ट हुआ है तो वो नंबर निकल के आता है 215 करोड़ का, ठीक है। सो इनका वाला भी फाइनेंशियल्स आपको डिसेंट दिखेगा, ठीक है। अभी सिर्फ इन फाइनेंशियल्स के बेसिस के ऊपर हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। अभी क्या ये जो सेक्टर में ऑपरेट करते हैं उसमें अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, तो डेफिनेटली ये जो ऑटो एंसिलरीज में काम करते हैं ना, ऑटो कंपोनेंट में, तो वहां पे आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया मदरसन सुमी, एकदम वेल प्लेस्ड कंपनी है। सेकंड आप इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल उसके वाले अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं और अच्छे खासे
रिजल्ट्स भी पेश करती है वो भी कंपनी, ठीक है। थर्ड आता है मिंदा इंडस्ट्रीज, अच्छे खासे प्लेयर्स आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स उसके कंपैरिजन में किस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं आपको उसको देखने की जरूरत है। हो सकता है कि ऑटो सेक्टर में अगर कुछ डिमांड आई तो इनका वाला सेल्स वगैरह थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाए आने वाले टाइम पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कंसिस्टेंटली सस्टेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो साइक्लिकल सेक्टर है ऑटो वाला भी, तो आने वाले 3-4 साल 5 साल अच्छे खासे रह सकते कंपनी के। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे आप इस कंपनी को जज मत करिए, आप इसको इसके वाले पीयर्स के साथ कंपेयर करिए और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन तो यही रहेगा कि मैं अच्छी खासी जो कंपनी है मिंदा इंडस्ट्रीज हो गया या मदरसन सुमी हो गया या इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, उनके साथ जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उनके जो भी फाइनेंशियल्स है, ठीक है, उनका वाला जो वैल्यूएशन है वो इसके कंपेरिजन में अट्रैक्टिव निकलने का चांसेस है। और ये हो सकता है कि ये आईपीओ जब भी आ रहे हैं ना तो आईपीओ की एक फ्लडिंग जैसा हो जाता है। सो इसमें क्या हो जाता है कि हायर वैल्यूएशंस पे आपको भेज देंगे, उसके बाद आपको वेट करना पड़े 1 साल 2 साल के लिए कि कब ये आपके बाइंग प्राइस के ऊपर चले जाए या कब आपको रिटर्न दे दे अच्छा खासा वाला, ठीक है। सो केयरफुल रहिए आप, क्योंकि बहुत बार आईपीओ में लोग फंस जाते हैं। थर्ड, दुधला डेयरी का फाइनेंशियल्स देखते हैं ब्रीफली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू था 56 करोड़ का वो बढ़ के 62 करोड़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद 20 में फॉल हुआ है 49 करोड़ का और उसके बाद दोबारा से ये नंबर जंप हुआ है 74 करोड़ का। तो अगर फाइनेंशियल के बेसिस पे देखें तो ये कंपनी थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है। और इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाला कंपनी आपको कम मिलेगा, ठीक है। सो एक ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आपको लगाना भी है तो आप केयरफुली लगाइए। और आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म के लिए आपका नजरिया है तो आप जो इस सेक्टर में मतलब जिस सेक्टर में एक कंपनी लिस्ट हो रही है, क्या उस सेक्टर में किसी एक कंपनी ने मल्टीपैकर रिटर्न दिया है क्या, उसका आप पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी जो कि मतलब डेयरी सेक्टर में है और उसने मल्टीपैकर रिटर्न दे दिए है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगता है तो फिर आप ठीक है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, ठीक है, मतलब मोनोपोली टाइप का या फिर बहुत अच्छा बिजनेस है, उनका वाला मोनोपोली नहीं है तो भी चलेगा। सो ऐसे बिजनेसेस को आप आईपीओ से लगा के आप होल्ड रह सकते हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां जो कि मतलब सिर्फ बोरिंग वगैरह के लिए ले रहे हैं और पता नहीं रहेगा हमें उनका फ्यूचर कैसे रहेगा, तो वैसे कंपनी को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और आने वाले 1-2 सालों में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप तब भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास रीजन रहेगा कि आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों किया है। यहाँ पे अभी का इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो 50-50 वाला रहेगा, ठीक है। सो उसमें आप अभी के लेवल पे डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस कंपनी का भी डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। मैंने तो कोई ऐसा इस सेक्टर में मल्टीपैकर बनता हुआ स्टॉक नहीं देखा है, या फिर बनने के लिए टाइम भी लगेगा तो हम लोगों के पास और टाइम रहेगा, 1-2 साल के बाद हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए कंपनी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करना है तो मुझे कोई इश्यू नहीं उसके बारे में। और ये लास्ट किम्स के बारे में फाइनेंशियल्स है, ठीक है। ये इनका वाला मार्च 2019 में इनका वाला लॉस जो था टोटल वो 48 करोड़ का था। नो डाउट अभी कोई भी हॉस्पिटल हो कोविड की वजह से इनका अच्छा खासा अर्निंग्स वगैरह हो रहा है। सो ये वाला 2020 में 115 करोड़ का ये आया है। बट ये जो हिट हुआ था कोविड वो मार्च के बाद हुआ था, तो ये मार्च 2020 तक का ही परफॉर्मेंस है। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मार्च 20 तक कंपनी ने अच्छा खासा मतलब हॉस्पिटल ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और बाद में ये देख सकते हैं आप कि ये वाला अभी अर्निंग जो निकल के आ रहा है वो 205 करोड़ निकल के आ रहा है, ठीक है, मार्च 2021 तक का। सो इसका भी फाइनेंशियल्स अच्छा दिखेगा। कंपनी अपना आईपीओ तभी लाती है जब उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, लेकिन वो कंपनी अच्छी है क्या वो आपको देखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप वो चीजें नहीं देखेंगे, आप उसके वाले कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, आप उसके बारे में डीप में थोड़ा बहुत देखेंगे नहीं, तब तक आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप थोड़ा बहुत मतलब वो ब्लाइंड सिचुएशन में रहेंगे कि आगे में क्या हो सकता है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि लोग अच्छे खासे मतलब जब ये जो भी आईपीओ है ज्यादा प्राइस पे लिस्ट हो जाता है वहां पे एंटर ले लेते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं और 6 महीना 8 महीने तक वो कंपनी ऊपर भी नहीं आती, फिर लॉस में निकालना पड़ता है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी मुझे लग रहा है, हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल सेक्टर में ऐसा कोई स्टॉक में भी अभी तक नहीं देखा हो कि जो मतलब अच्छा खासा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अगर आपको कोई पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हमारे और भी सब्सक्राइबर जो है उनको अच्छा खासा पता चले और उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर भी मेरा वाला ऑनेस्ट ओपिनियन जो रहेगा वो ना के बराबर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं खुद भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिनको लिस्टिंग चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मेरा अमाउंट है मैं वो इसमें लगाने के लिए प्रीफर नहीं करूंगा, ठीक है। सो अभी बात आती है कि चारों कंपनी का मेरा वाला ओपिनियन क्या है, राइट। सो कुछ कंपनियां ऐसी है इसमें से जो कि थोड़ा बहुत मतलब फाइनेंशियली ठीक लग रही है, लेकिन उसके बेसिस पे तो डिसीजन डेफिनेटली नहीं लिया जाएगा। सो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि मेटालिक सेक्टर में तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। सो ये तो मेरे आउट ऑफ स्कोप हो गया। सोना कॉमस्टार ऑटो एंसिलरीज वाला पार्ट है, सेक्टर वगैरह अच्छा है। जब ऑटो सेक्टर डिमांड में रहेगा तो उस टाइम पे इनका वाला परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सो इसके अलावा मतलब इस कंपनी के अलावा मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 ऑप्शन अच्छे, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी हो गया, मदरसन सुमी हो गया, उसके साथ साथ मिंडा इंडस्ट्रीज है। आप लगे तो इस पर भी वॉच रख सकते हैं। तो तीनों को मैं प्रीफर करने की कोशिश करूंगा। लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आप लगाना है तो लगा सकते हैं। डोडला डेयरी, इसमें कोई भी मल्टीपैकर स्टॉक डेयरी सेक्टर में नहीं मिला है।
और क्वाइट पॉसिबल है कि ये अच्छा खासा रिटर्न भी दे दे। तो आपका अगर रखना है मतलब कुछ डिफरेंट सेक्टर में अगर आपको चाहिए और आपके पास अगर सरप्लस अमाउंट है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं अपने साइड से तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और किम्स के बारे में, हॉस्पिटल सेक्टर भी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब फाइनेंशियल इसका उसका वो प्रॉब्लम्स चलते रहता है, ठीक है। सो हॉस्पिटल सेक्टर में भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे चारों भी मतलब जो आईपीओज है उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। जिनको आईपीओ के मतलब लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है वो सिंपली गूगल में जाके कंपनी का नाम डाल सकते हैं, श्याम मेटालिक्स ग्रे मार्केट प्रीमियम, आपको उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई देगा। किसी भी कंपनी का आप सर्च करके देखिए, आज की डेट में वो वाला ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई देगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ आप जो सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर भी आप कभी फोकस मत करिए ज़्यादातर। अगर कंपनी अच्छी है और सब्सक्रिप्शन अच्छा हो रहा है तो आप डेफिनेटली करिए। अगर कंपनी अच्छी है, आपको पूरा पता चल गया और सब्सक्रिप्शन नहीं भी हो रहा है तो भी आप उस कंपनी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो रहा है और कंपनी अच्छी नहीं है तो आप उसको अवॉइड करने के लिए सोच सकते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स मिलेगा, जैसे आईपीओ का नाम, ओपन डेट, क्लोज डेट, तो ये सब आप रीड कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा और ये मेरे मतलब पर्सनल ओपिनियन था सभी आईपीओ के रिलेटेड। आपको अगर कुछ ठीक लगा है तो आप इससे ले सकते हैं। और भी कई सारे YouTube पे वीडियोस होंगे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इनका और डिटेल्स जानने के बारे में। मैंने ज़्यादातर उनका वाला जो सेक्टोरियल जो ये है इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर फोकस किया है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ के लिए उसके ऊपर फोकस किया है, ताकि यही ज़्यादातर मैटर करता है इंस्टेड ऑफ दैट फाइनेंशियल एंड अदर पैरामीटर्स लाइक वैल्यूएशन एंड दैट वन। सो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक अंटिल एंड अनलेस आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन दिस वन। सो आप भी अपनी स्टडी थोड़ी बहुत और इन स्टॉक्स के बारे में कर सकते हैं और अगर आपको ठीक लगे तो आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली कोई भी स्टॉक को कंसीडर मत करिए। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।